बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एनालिटिक ज्योमेट्री के बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपको ज्योमेट्री की स्टडी में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हम ज्योमेट्री स्टडी कर रहे हों और हमें एंगल मेजर करना ना आता हो, यह कैसे हो सकता है? हम इस लेक्चर में एंगल मेजर करने की बात करेंगे किसी लाइन का। स्टूडेंट्स, लाइन के एंगल को मैथमेटिक्स में इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन कहा जाता है। इंक्लिनेशन ऑफ लाइन की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है: एन एंगल मेजर्ड काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू अ लाइन इज कॉल्ड इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर अल्फा। स्टूडेंट्स, सवाल यह है यहां पर कि इस अल्फा की रेंज क्या होगी, यानी इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट सिचुएशन देखिए। इस वक्त आप एक लाइन देख रहे हैं, ये लाइन कहां पर है? द आंसर इज ऑन द एक्स एक्सिस। स्टूडेंट्स, हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी? एंगल मेजर्ड काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू लाइन इज कॉल्ड इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। मेरा सवाल आपसे यह है कि इस वक्त इस लाइन का इंक्लिनेशन क्या है? जी, द आंसर इज 0 डिग्रीज, या अगर आप रेडियन सेंस में बात करें तो 0। अल्फा की वैल्यू है यहां पर 0 डिग्रीज। अब स्टूडेंट्स, हम इस लाइन को रोटेट करना शुरू करेंगे और इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमने इसकी रोटेशन स्टार्ट की। यहां पर जरा रोक दें। स्टूडेंट्स, यहां पर एंगल की वैल्यू क्या होगी? चले, मैं एग्जैक्ट की बात नहीं करता हूं। यहां पर एंगल की वैल्यू हम कहेंगे कि 0 डिग्रीज से ग्रेटर है बट लेस देन 90 डिग्रीज है। अब आगे चलते हैं। ये हम पहुंच गए y एक्सिस पर। यहां पर अल्फा की वैल्यू क्या हो गई? द आंसर इज 90 डिग्रीज। ये हमने फर्दर रोटेशन स्टार्ट की। अब अल्फा की वैल्यू 90 से ग्रेटर हो गई और चलते चलते हम अगेन पहुंच गए x एक्सिस पर। अल्फा की वैल्यू क्या हो गई? आप कहेंगे 180 डिग्रीज। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको अपना स्टार्टिंग पॉइंट दिखाना चाहता हूं जहां से हमने स्टार्ट लिया था। यह है स्टूडेंट्स वो इमेज। यहां से हमने स्टार्ट लिया, हम यहां पर पहुंच गए रोटेशन करके। मुझे यह बताएं कि इन दोनों सिचुएशंस में कोई फर्क है? क्या कोई कह सकता है कि हमने रोटेशन की है? द आंसर इज नो। हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमने रोटेशन की? क्योंकि लाइन के दोनों एंड्स पर एरो हेड है। हम ये नहीं कह सकते कि इस वक्त हम हाफ रोटेशन कंप्लीट कर चुके हैं। हम ये नहीं कह सकते। इन दोनों सिचुएशंस में कोई फर्क नहीं है। सो हम यहां पर भी इंक्लिनेशन की वैल्यू 0 कंसीडर करेंगे। 0 डिग्रीज भी आप कह सकते हैं और 0 भी कह सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इंक्लिनेशन का स्टार्ट है 0 डिग्रीज। इंक्लिनेशन बढ़ते बढ़ते 0 से बढ़ते बढ़ते 90 हुई। 90 से अगेन 180 की तरफ हम गए, लेकिन 180 डिग्रीज नहीं होगी। 180 जिसको आप समझ रहे हैं वो अगेन 0 कंसीडर होगा। इसके बाद अगर हम फर्दर रोटेशन करेंगे तो फिर 0 से ही आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी, क्योंकि आपने एंगल मेजर करना है फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू लाइन काउंटर क्लॉकवाइज। तो आपकी वैल्यू जो है, यानी अगर हम कहें कि रेंज ऑफ अल्फा या रेंज ऑफ इंक्लिनेशन, वो हो गई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डिग्रीज बट लेस देन 180 डिग्रीज। अगर हम रेडियन सेंस में बात करें तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन पाई। अब स्टूडेंट्स, एक और बात यहां पर समझ लेते हैं। आपको एमसीक्यू आ जाता है, आपको सिंपल एक लाइन गिवन है और आपसे कहा जाता है कि आप इसका इंक्लिनेशन बताएं। और इंक्लिनेशन के आपको एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, आपको ऑप्शंस गिवन हैं। आपको 0 गिवन है, आपको 0 ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 गिवन है, आपको 90 गिवन है और ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 आपको ऑप्शन गिवन है। और आपको एक लाइन दिखाकर पूछा जाता है कि इसका इंक्लिनेशन क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, ये आप लाइन देखें, इसका इंक्लिनेशन आपके ख्याल से क्या होगा? द आंसर इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90। अब ये लाइन देखिए, आप समझ गए कि इसका इंक्लिनेशन ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 है। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको एक छोटी सी टिप भी दे देता हूं। आपको जब लाइन का इंक्लिनेशन जज करना हो तो आप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करें। लाइन पर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करें।
अगर तो आप असेंड कर रहे हो, राइज कर रहे हो, तो आपका जो इंक्लिनेशन होगा वो ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 होगा। और अगर आप डिसेंड कर रहे हो, आप नीचे की तरफ जा रहे हो, तो उस वक्त आपका इंक्लिनेशन ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 होगा। और अगर लाइन एग्जैक्टली आपको हॉरिजॉन्टल नजर आए तो लाइन का इंक्लिनेशन 0 कंसिडर होगा। और अगर लाइन एग्जैक्टली परपेंडिकुलर नजर आए, वर्टिकल नजर आए विद रेफरेंस टू हॉरिजॉन्टल या विद रेफरेंस टू एक्स एक्सिस, तो उस सूरत में इंक्लिनेशन 90 डिग्रीज कंसिडर होगा। स्टूडेंट्स, ये हमने कंसेप्ट क्लियर कर लिया इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन का। स्टूडेंट्स, अब आता हूं मैं अपने दूसरे कंसेप्ट की जानिब। ये इस वक्त आप देख रहे हैं एक स्केटिंग ट्रैक। इसके 5 सेगमेंट्स मैंने शो किए हैं। स्टूडेंट्स, मेरा सवाल आपसे यह है कि आपको किस किस सेगमेंट में स्लोप दिखाई दे रही है। वर्ड में आपको दे रहा हूं स्लोप, आपने यूज करनी है अपनी कॉमन सेंस। रियल लाइफ में आप जिस चीज को स्लोप समझते हैं वो कॉमन सेंस यूज करते हुए आप जरा ये सोच लें कि किस किस सेगमेंट में आपको स्लोप दिखाई दे रही है। द आंसर इज सेगमेंट नंबर 2 और सेगमेंट नंबर 3। अब स्टूडेंट्स, ये जरा सेगमेंट नंबर 2 को हम अलहदा से देखते हैं। स्टूडेंट्स, आपके ख्याल से इसमें स्लोप मौजूद है। स्टूडेंट्स, मैं इस जो लाइन सेगमेंट है इसके 2 कंपोनेंट्स ड्रॉ कर रहा हूं। एक को हम कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट और दूसरे को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। स्टूडेंट्स, अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को फिक्स रखूं और वर्टिकल कंपोनेंट को मैं इंक्रीज करूं कुछ इस तरह से, तो स्लोप बढ़ रही है या कम हो रही है? द आंसर इज स्लोप बढ़ रही है। अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट को फिक्स रखूं और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इंक्रीज करना शुरू कर दूं, तो स्लोप बढ़ेगी या कम होगी? द आंसर इज कम होगी। इसका मतलब यह हुआ कि वर्टिकल कंपोनेंट को इंक्रीज करने से स्लोप इंक्रीज हुई और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इंक्रीज करने से स्लोप डिक्रीज हुई। इसका मतलब है कि अगर हम मैथमेटिकल सेंस में बात करें तो वर्टिकल कंपोनेंट के साथ स्लोप का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ताल्लुक है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ स्लोप का इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ताल्लुक है। स्टूडेंट्स, मैं इस वर्टिकल कंपोनेंट को नाम दे रहा हूं यहां पर बड़ा सिंपल सा, दैट इज राइज, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको नाम दे रहा हूं रन का। आप समझ सकते हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट में हम राइज करते हैं और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में हम रनिंग करते हैं। सो राइज और रन 2 चीजें आ गई। स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रन। अब स्टूडेंट्स, यहां से हमें यह नतीजा मिलता है, यहां से एक कंसेप्ट डेवलप होता है कि स्लोप जो है वो राइज और रन के दरमियान रेशो का नाम है। स्लोप इज इक्वल टू राइज डिवाइडेड बाय रन। आप दूसरी सिचुएशन भी देख लें, नंबर 3 में भी आप देखें, वहां पर भी यही होगा। अगर आप राइज को इंक्रीज करेंगे रन को फिक्स रखते हुए तो क्या होगा? स्लोप इंक्रीज होगी। और अगर आप रन को इंक्रीज करेंगे राइज को फिक्स रखते हुए तो उस सूरत में स्लोप डिक्रीज होगी। सो यहां से हमें कंक्लूजन मिल रहा है कि स्लोप इज द रेशो बिटवीन राइज एंड रन। अब स्टूडेंट्स, यहां पर एक और चीज भी अटैच करते हैं। अभी हमने कंसेप्ट डिस्कस किया इंक्लिनेशन ऑफ लाइन का। अब स्टूडेंट्स, इसी नंबर 2 सेगमेंट को आप जरा ले आए XY प्लेन में। स्टूडेंट्स, अब इसका एक इंक्लिनेशन है। द आंसर इज यस, इसका एक इंक्लिनेशन मौजूद है। हम इसे नाम दे देते हैं अल्फा का। अब यहां पर वही राइज और रन यानी वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ड्रॉ कर दें। अब स्टूडेंट्स, ये आपके पास बन गई एक राइट ट्रायंगल। अब मैंने ये कहा कि स्लोप जो है इट इज द रेशो बिटवीन राइज एंड रन। राइज डिवाइडेड बाय रन इज इक्वल टू स्लोप। स्टूडेंट्स, राइज और रन ये इस राइट ट्रायंगल में क्या रोल प्ले कर रहे हैं? द आंसर इज परपेंडिकुलर और बेस। अब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस ये ट्रिग्नोमेट्री में आप स्टडी कर चुके हैं। ये बुनियादी तौर पर किस रेशो का नाम है? द आंसर इज टेंजेंट का नाम है। यहां पर एंगल है अल्फा, सो टेंजेंट अल्फा विल बी इक्वल टू राइज डिवाइडेड बाय रन। स्टूडेंट्स, अगर हम स्लोप को डिनोट करें m से तो हम लिखेंगे m इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू राइज ओवर रन। स्टूडेंट्स, ये हमने इंक्लिनेशन ऑफ लाइन के साथ लिंक कर दिया अपने स्लोप के कंसेप्ट को। स्टूडेंट्स, अब वापस आ जाते हैं उसी
स्केटिंग ट्रैक पर। स्टूडेंट्स अब जरा सेगमेंट नंबर 1 देखें, इसमें क्या राइज मौजूद है? द आंसर इज नो, इसमें 0 राइज है। सो 0 डिवाइडेड बाय रन, रन तो इसमें है, आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है सेगमेंट नंबर 1 में। सो 0 डिवाइडेड बाय रन विल बी 0, यानी अगर लाइन हॉरिजॉन्टल होगी, और अगर लाइन हॉरिजॉन्टल है तो यहां पर इसका इंक्लिनेशन भी आपको पता होना चाहिए। द आंसर इज इंक्लिनेशन यहां पर 0 डिग्रीज होगा। अगर लाइन हॉरिजॉन्टल होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, उसका इंक्लिनेशन 0 डिग्रीज होगा, तो उस सूरत में उसकी स्लोप 0 होगी। अब नंबर 2 में हमने पहले ही देख लिया कि लाइन का इंक्लिनेशन है ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90। अब ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 की सूरत में आप जानते हैं कि टेंजेंट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इस सूरत में स्लोप पॉजिटिव होगी। यहां पर वही कंसेप्ट ले आए, अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करें, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हुए अगर आप असेंड कर रहे हो, राइज कर रहे हो, तो समझ जाएं कि आपकी स्लोप पॉजिटिव है। अब नंबर 3 सेगमेंट में आ जाए। नंबर 3 सेगमेंट में आपका जो इंक्लिनेशन है वो क्या होगा जी? इट विल बी ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्रीज। टेंजेंट इस रेंज में क्या होता है? द आंसर इज नेगेटिव, टेंजेंट ऑफ अल्फा हो जाएगा नेगेटिव। स्टूडेंट्स आप लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करके भी देख लें, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आप क्या कर रहे हैं? आप डिसेंड कर रहे हैं, आप डाउन जा रहे हैं। सो याद रखें, जब आप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लाइन पर ट्रेवल करें और आप नीचे की तरफ जा रहे हो तो स्लोप नेगेटिव होगी, इंक्लिनेशन ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्रीज होगा। अब आ गए आप सेगमेंट नंबर 4 में। ये अगेन सिर्फ और सिर्फ यहां पर आपके पास रन है, राइज नहीं है। राइज डिवाइडेड बाय रन, 0 राइज डिवाइडेड बाय रन, अगेन स्लोप आपकी 0। अब आ जाए सेगमेंट नंबर 5 पर। दिस इज इंटरेस्टिंग। सेगमेंट नंबर 5 क्या है जी? यहां पर हमारा रन 0 है, सिर्फ और सिर्फ राइज है। अब राइज डिवाइडेड बाय 0, क्योंकि रन आपका हो गया 0, राइज डिवाइडेड बाय 0, ये क्या होगा? द आंसर इज अनडिफाइंड। सो अगर एक लाइन परपेंडिकुलर हो टू एक्स एक्सिस या वर्टिकल हो, तो उस सूरत में हम ये कहते हैं कि उस लाइन का स्लोप अनडिफाइंड होगा। पैरेलल टू वाई एक्सिस हो या परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हो, हम कहेंगे कि उस लाइन का स्लोप अनडिफाइंड होगा। अगर एक लाइन में सिर्फ और सिर्फ राइज होगा, रन 0 होगा, तो उसका स्लोप अनडिफाइंड होगा। अब स्टूडेंट्स याद रखने के लिए मैं आपको एक छोटा सा ये एक जो छोटी सी वीडियो इनफैक्ट है आपके लिए बड़ी मजे की, ये देख लें, आपको ये स्लोप का जो कंसेप्ट है ये याद रहेगा। स्टूडेंट्स ये एक लड़का जो है ये स्केटिंग स्टार्ट कर रहा है, पहले हमारी स्लोप 0 क्योंकि हॉरिजॉन्टल सेगमेंट, देन हमारी स्लोप पॉजिटिव, देन हमारी स्लोप नेगेटिव, देन स्लोप 0, और इसकी स्पीड बढ़ती चली गई और इसने हिट किया वॉल के साथ। वॉल है एक परपेंडिकुलर लाइन, सो ये हो गया अनडिफाइंड। स्टूडेंट्स ये हमने अपनी डिस्कशन मुकम्मल की इंक्लिनेशन ऑफ लाइन की और स्लोप ऑफ लाइन की। अब स्टूडेंट्स अभी तक हमने बहुत ज्यादा मैथमेटिकल बातें नहीं की। हमें एक फार्मूला चाहिए कि जो हमें हेल्प करे स्लोप ऑफ लाइन या इंक्लिनेशन ऑफ लाइन कैलकुलेट करने में। अब किस तरह से हेल्प करे? फर्ज करें कि हमें 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं। अब उन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से एक बनता है लाइन सेगमेंट। हमें उस लाइन सेगमेंट का इंक्लिनेशन और स्लोप अगर कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो उन कोऑर्डिनेट्स की बेस पर हम किस तरह से ये कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे, आइए इसके लिए फार्मूला ड्राइव करते हैं। स्टूडेंट्स हम सीखने जा रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट स्लोप ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। इफ अ नॉन वर्टिकल एंड नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन L, यहां पर नॉन वर्टिकल और नॉन हॉरिजॉन्टल का जिक्र क्यों किया गया? स्टूडेंट्स अभी हमने कंसेप्ट सीखते हुए स्लोप का बात की कि अगर एक लाइन वर्टिकल हो, पैरेलल टू वाई एक्सिस हो, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हो, तो उसकी स्लोप अनडिफाइन होती है, और अगर लाइन हॉरिजॉन्टल हो तो उसकी स्लोप 0 होती है। इन 2 बातों के अलावा हमें स्लोप कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है, यानी लाइन अगर नॉन वर्टिकल हो और नॉन हॉरिजॉन्टल हो, हम ऐसी लाइन को स्लांट लाइन का नाम भी देते हैं। हमें स्लांट लाइन की स्लोप
कैलकुलेट करनी है, लाइन L passes through 2 points P and Q. Then the slope और gradient m of L is given by. अब यहां पर एक और वर्ड मैंने यूज किया स्लोप के बाद ग्रेडियंट का। स्लोप को ग्रेडियंट का नाम भी दिया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। स्लोप और ग्रेडियंट को आमतौर पर m से डिनोट किया जाता है और इसके लिए फॉर्मूला क्या है, हमने अभी डिस्कस किया था कि स्लोप इक्वल होती है टेंजेंट ऑफ अल्फा के, यानी टेंजेंट ऑफ द इंक्लिनेशन के इक्वल होती है स्लोप। और हमने कंसेप्ट भी डिस्कस किया कि स्लोप बुनियादी तौर पर राइज और रन के दरमियान रेशो होती है। स्लोप इज रेशो बिटवीन राइज एंड रन। अब ये बुनियादी तौर पर y2 माइनस y1 ये राइज है और x2 माइनस x1 ये रन है। हमें साबित करना है कि स्लोप हमारी राइज ओवर रन के इक्वल इस सेंस में है, यानी इन कोऑर्डिनेट्स की सेंस में है। आप दूसरी तरफ देखें तो यहां पर y1 माइनस y2 और नीचे x1 माइनस x2। अगर पहले 2 है तो तब भी सही है और अगर पहले 1 है तब भी यह फॉर्मूला दुरुस्त है। आइए स्टूडेंट्स इसका प्रूफ देखते हैं। स्टूडेंट्स ये आप देख रहे हैं इस वक्त एक लाइन L, इसका इंक्लिनेशन अल्फा और ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, पॉइंट P एंड पॉइंट Q। स्टूडेंट्स स्लांट लाइन के दो केसेस हो सकते हैं। एक केस तो ये हो सकता है कि अल्फा ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 और दूसरा केस ये हो सकता है कि अल्फा ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। स्टूडेंट्स ये केस कौन सा है, यहां पर अल्फा की वैल्यू क्या है जी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आप राइज कर रहे हैं। सो यहां पर अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 होगी। सो ये है हमारा केस 1, अल्फा ग्रेटर देन 0 बट लेस देन π/2। आप इसे 0 डिग्रीज और 90 डिग्रीज भी लिख सकते हैं। यह है हमारा केस 1। स्टूडेंट्स हमें इस लाइन की स्लोप विद द हेल्प ऑफ दीज 2 पॉइंट्स कैलकुलेट करनी है। स्टूडेंट्स हमने स्लोप का कंसेप्ट डिस्कस किया कि स्लोप इज द रेशियो बिटवीन राइज एंड रन। हमें यहां पर राइज और रन बनाना है। मुझे अगर पॉइंट P से Q की तरफ जाना है रन और राइज से, तो हम क्या करेंगे, हम रनिंग करेंगे। रनिंग आप जानते हैं कि हमारी हॉरिजॉन्टल होती है। मैंने पॉइंट P से Q पर जाना है और फिर हम राइज करेंगे और ये है हमारा राइज करने वाला लाइन सेगमेंट। अब यहां पर स्टूडेंट्स हमारे पास एक पॉइंट है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट R। हम उसका नाम रख लेते हैं R। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। शाबाश, ये हम कई दफा पहले भी डिस्कस कर चुके। ये पॉइंट हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड है P के, सेम लेवल पर है जिस लेवल पर P है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर। तो क्या होगा कि इसका ऑर्डिनेट R का ऑर्डिनेट होगा, यानी इस पॉइंट R का जो ऑर्डिनेट है वो आ गया y1 और पॉइंट Q से ये वर्टिकली डाउनवर्ड है। जो पॉइंट Q का एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही पॉइंट R का एक्स कोऑर्डिनेट होगा। याद रखें, हमेशा ये बात पहले भी कई दफा हो चुकी है, अगर दो पॉइंट्स एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर हों तो उनके ऑर्डिनेट्स सेम होते हैं और अगर दो पॉइंट्स एक वर्टिकल लाइन पर हों तो उनके एब्सिसास सेम होते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास R के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब ये है हमारा राइज और ये है हमारा रन। अब स्टूडेंट्स ये बन गई हमारे सामने एक राइट ट्रायंगल। अब इस राइट ट्रायंगल में मेरा सवाल आपसे यह है कि ये एंगल क्या होगा। शाबाश, जरा गौर करें, ये एंगल है अल्फा, ये एंगल क्या होगा? द आंसर इज ये एंगल भी अल्फा ही होगा। क्यों अल्फा होगा? कंसेप्ट क्या है? ये जो मैंने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया पी आर और ये एक्स एक्सिस, ये दोनों पैरेलल है। अब ये है ट्रांसवर्सल, ये पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये दो एंगल्स इनफैक्ट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आप जानते हैं कि हमेशा इक्वल होते हैं। हमारे पास राइट ट्रायंगल में एंगल अल्फा मौजूद, हमारे पास राइज और रन अब मौजूद है। अब स्टूडेंट्स हम राइज और रन यानी परपेंडिकुलर और बेस की रेशो बना सकते हैं। हमें अब सिर्फ और सिर्फ राइटिंग करनी है। हम यहां लिखेंगे रेफर्ड टू
diagram, there is a line L making inclination alpha and passing through two points P x1 y1 and Q x2 y2। बाय कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन की किस मकसद के लिए कि हम ये राइज और रन दो चीजें बना सकें। बाय कंस्ट्रक्शन वी हैव अ पॉइंट R horizontally rightward to P and vertically downward to Q। So R के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, ये हमने बात कर ली कि R के कोऑर्डिनेट्स किस तरह से आए, x2 y1, ये हमारे पास R के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास बन गई एक राइट ट्रायंगल। नाउ PRQ, ट्रायंगल PRQ इज अ राइट ट्रायंगल। अब सवाल यह है कि एंगल RPQ क्या है। यह हम पहले बात कर चुके हैं, हम अपना कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं कि वो एंगल अल्फा है। हेयर एंगल RPQ इज इक्वल टू अल्फा। रीजन, corresponding angles। PR आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और आप सिंपली PR भी इसे लिख सकते हैं। PR, इस लाइन सेगमेंट की लेंथ क्या है? शाबाश, PR लाइन सेगमेंट की लेंथ हमारे पास, आप जानते हैं कि इनके ऑर्डिनेट सेम हैं और एब्सिसास का डिफरेंस हमारे पास इसकी लेंथ होगी। x2 चूंकि बिगर है, मैं उसमें से x1 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो हमें एब्सोल्यूट की जरूरत नहीं होगी। x2 माइनस x1 ये हमारे पास इनफैक्ट पॉजिटिव वैल्यू आएगी। दूसरी तरफ RQ हमारे पास स्टूडेंट्स होगा y2 माइनस y1। अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि राइट ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो टेंजेंट है वो किसके इक्वल होती है? द आंसर इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। नाउ टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू RQ ओवर PR। टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू RQ हमारे पास क्या है? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 हमारे पास PR की वैल्यू। स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया टेंजेंट ऑफ अल्फा, और टेंजेंट ऑफ अल्फा बुनियादी तौर पर क्या है? ये हमारी स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। हेंस m इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब स्टूडेंट्स आप यहां पर समझ सकते हैं कि अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं न्यूमरेटर में से भी और डिनोमिनेटर में से भी, न्यूमरेटर से अगर मैं कॉमन लूंगा तो ये बन जाएगा y1 माइनस y2, और डिनोमिनेटर से कॉमन लेने की सूरत में ये बन जाएगा x1 माइनस x2। वो दोनों माइनस एक दूसरे के साथ कैंसिल होंगे तो हमें दूसरा फॉर्मूला भी मिल जाएगा, दैट इज y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2। ये स्टूडेंट्स हमने ड्राइव किया कि अगर अल्फा की वैल्यू
एक्यूट हो यानी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्रीज, तो उस सूरत में हमारे पास ये फार्मूला होगा स्लोप कैलकुलेट करने का। आपके पास दो रास्ते हैं। अगर आपको इंक्लिनेशन गिवन है तो आप टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन कर दें तो आपके पास स्लोप आ जाएगी। अगर आपके पास दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स गिवन हैं तो आप उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को इस फार्मूला में यूज करें, आपके पास डायरेक्ट स्लोप इवेल्युएट हो चुकी होगी। अब यहां से यह बात भी आप समझ जाएं कि आपको अल्फा कैसे कैलकुलेट करना है। अगर आपके पास स्लोप मौजूद हो तो आप समझ सकते हैं कि अल्फा विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ द स्लोप। अब स्टूडेंट्स हम दूसरे केस की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा केस क्या है कि अगर अल्फा की वैल्यू ऑब्ट्यूज हो यानी ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। तो आइए देखते हैं केस 2। स्टूडेंट्स हमारा केस 2, अगर अल्फा की वैल्यू ऑब्ट्यूज हो यानी ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्रीज, तो हम केस 2 लिखते हैं अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन पाई बाय 2 बट लेस देन पाई, या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ग्रेटर देन 90 डिग्रीज बट लेस देन 180 डिग्रीज। ये स्टूडेंट्स आप इस वक्त देख रहे हैं अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। लाइन एल, पॉइंट पी और क्यू बिल्कुल उसी तरह मौजूद जिस तरह हमने केस 1 में देखे। स्टूडेंट्स यहां पर भी हम उसी तरह से कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम राइज और रन बनाएंगे। हम एक पॉइंट चूज करेंगे जो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा क्यू से और हॉरिजॉन्टली लेफ्टवर्ड होगा यहां पर पी से। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं अगेन आर का। अब मेरा सवाल अगेन आपसे वही कि आर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। क्यू और आर वर्टिकली एक ही लाइन पर हैं, सो इनके एब्सिसा सेम होंगे। x2 इसका एब्सिसा और आर और पी चूंकि हॉरिजॉन्टली एक ही लेवल पर हैं, सो इनके ऑर्डिनेट सेम होंगे y1। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। ये है हमारे पास राइट एंगल, ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल बन गई आर पी क्यू। अब स्टूडेंट्स मेरा सवाल आपसे यह है कि ये एंगल क्या होगा। शाबाश, लास्ट टाइम तो ये एंगल अल्फा था, क्या इस दफा अल्फा है? द आंसर इज नो, ये एंगल अल्फा नहीं है। स्टूडेंट्स ये एंगल है क्या? शाबाश जी, ये एंगल इस दफा किस एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग बन रहा है? ये हमारे पास दो पैरेलल लाइंस, एक लाइन और ये एक्स एक्सिस दूसरी पैरेलल लाइन। ये एंगल किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है? द आंसर इज ये एंगल इस एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग है, इस एंगल के। ये दो एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल्स सेम हैं। अब सवाल ये है कि ये एंगल क्या है? शाबाश, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल क्या होगा? द आंसर इज पाई माइनस अल्फा या 180 डिग्रीज माइनस अल्फा। चूंकि ये दो एंगल्स एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन है, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन जो होते हैं उनका सम 180 डिग्रीज होता है। ये एंगल अगर अल्फा है तो ये होगा पाई माइनस अल्फा, सो ये एंगल भी हमारे पास होगा पाई माइनस अल्फा। स्टूडेंट्स हमारे पास परपेंडिकुलर मौजूद, हमारे पास बेस मौजूद, परपेंडिकुलर और बेस यानी राइज और रन रेशो हम बना सकते हैं बिल्कुल केस 1 की तरह। सो वर्किंग स्टार्ट करते हैं। हम यहां लिखेंगे रेफर्ड टू डायग्राम there is a line L making inclination alpha and passing through two points P and Q. By construction, we have a point R vertically
डाउनवर्ड टू Q and horizontally leftward to P. This is P. So R के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं x2 y1. अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास बन गई है राइट ट्राइंगल. Here triangle RPQ is a right triangle. अब राइट ट्राइंगल में हमारे पास एंगल RPQ, एंगल RPQ हमने डिस्कस कर लिया कि यह है हमारे पास पाई माइनस अल्फा. PR लेंथ हमारे पास जो रन है वो है हमारे पास x1 माइनस x2. बिगर में से स्मॉलर एब्सिसा माइनस करें ताकि आपका आंसर पॉजिटिव आए. x1 माइनस x2. और दूसरी तरफ RQ वो है y2 माइनस y1. अब स्टूडेंट्स हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस मौजूद, हमारे पास अल्फा की इनफैक्ट इंक्लिनेशन की वैल्यू, इंक्लिनेशन नहीं, हमारे पास इस दफा ये जो एंगल है दिस इज नॉट इंक्लिनेशन, दिस इज पाई माइनस अल्फा. हमारे पास राइट ट्राइंगल का एंगल मौजूद. सो हम रेशियो डेवलप कर सकते हैं. सो टेंजेंट ऑफ दिस एंगल यानी पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर y2 माइनस y1 ओवर x1 माइनस x2. स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे कि लास्ट टाइम तो यहां पर अगर y2 था तो यहां पर x2 था, तो ये तो लगता है गड़बड़ हो गई, हमारा फॉर्मूला ड्राइव नहीं हो रहा. तो स्टूडेंट्स यहां पर भी अभी टेंजेंट ऑफ अल्फा नहीं आया. अब सवाल ये है कि टेंजेंट ऑफ पाई माइनस अल्फा किसके इक्वल होगा? अलाइड एंगल्स का कंसेप्ट, ये पाई बाय 2 का इवन मल्टीपल है. अगर इवन मल्टीपल है तो टेंजेंट ही रहेगा. अब पाई माइनस अल्फा क्वाड्रेंट हमारे पास बनता है सेकंड. अब सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है. सो टेंजेंट ऑफ पाई माइनस अल्फा हमारे पास होगा नेगेटिव ऑफ टेंजेंट अल्फा. यहां पर आ गया y2 माइनस y1 ओवर x1 माइनस x2. अब ये स्टूडेंट्स हमने नेगेटिव कैंसिल करना है. अब नेगेटिव कैंसिल करना है तो इस साइड पर हम अपनी एक सिमेट्री बना लेते हैं. सिमेट्री हमें क्या रिक्वायर्ड है? या तो यहां पर y1 आ जाए या यहां पर x2 आ जाए. हम या न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर किसी एक में से माइनस कॉमन ले लेते हैं. माइनस टेंजेंट अल्फा, माइनस मैंने कॉमन लिया न्यूमिनेटर में से, ये आ गया y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2. अब ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल, हम लिखेंगे हेंस m इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ अल्फा यानी स्लोप या ग्रेडियंट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ द इंक्लिनेशन, एंड दिस विल बी फर्दर इक्वल टू y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2. और अगर आप दोनों में से माइनस कॉमन ले लें तो हमारे पास बन जाएगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. प्रूव्ड. ये स्टूडेंट्स हमने दोनों केसेस में देख लिया, स्लांट लाइन की सूरत में दोनों केसेस में, कि अगर स्लांट लाइन का इंक्लिनेशन एक्यूट हो या स्लांट लाइन का इंक्लिनेशन ऑब्ट्यूज हो, तो दोनों सूरतों में हमारे पास स्लोप या ग्रेडियंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यही होगा. यानी एक ही फॉर्मूला है जो दोनों सूरतों में हमने ड्राइव करके देख लिया. स्टूडेंट्स अब इस कंसेप्ट का, स्लोप के कंसेप्ट का यूज क्या होगा, आपको इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूं. स्टूडेंट्स मैं यहां पर बना रहा हूं दो पैरेलल लाइंस. हम इनफैक्ट सीख रहे हैं यूज ऑफ द कंसेप्ट. ये दो पैरेलल लाइंस. स्टूडेंट्स मेरा सवाल आपसे यह है कि इन दो पैरेलल लाइंस का इंक्लिनेशन जो है उसका आपस में क्या ताल्लुक होगा? शाबाश.
अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो इन दोनों का इंक्लिनेशन सेम होगा। पहली बात, इन दोनों की स्लोप के बारे में आपका क्या ख्याल है? जी, अगर इंक्लिनेशन सेम है तो टेंजेंट ऑफ द इंक्लिनेशन होता है स्लोप, सो स्लोप भी सेम होगी। अगर हम इस लाइन को कह दे L1, इस लाइन को कह दे L2, इस लाइन के इंक्लिनेशन को हम कह दे α1, इसको α2, इसकी स्लोप को M1, इसकी स्लोप को M2, तो हम इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं, इफ line 1 will be parallel to line 2, then alpha 1 will be equal to alpha 2 or m1 will be equal to m2। अगर दो लाइंस पैरेलल होंगी तो उन दोनों के इंक्लिनेशंस भी इक्वल होंगे और उन दोनों की स्लोप्स भी इक्वल होंगी। अब इसका यूज किस तरह से होगा? स्टूडेंट्स, फर्ज करें आपको दो लाइंस के पॉइंट्स दिए जाते हैं, एक लाइन के पॉइंट ए और बी और दूसरी लाइन के पॉइंट्स सी और डी। आपको कहा जाता है कि चेक करो क्या ये लाइंस पैरेलल हैं, तो आप उन दोनों लाइंस की स्लोप्स कैलकुलेट कर लें, स्लोप्स कैलकुलेट कर लें या इंक्लिनेशन कैलकुलेट कर लें। अगर दोनों के इंक्लिनेशन सेम आ गए या दोनों की स्लोप्स सेम आ गई तो समझ जाइए कि वो लाइंस पैरेलल हैं और कंसेप्चुअली आप मान चुके हैं कि वो दो लाइंस पैरेलल होंगी। नंबर 2, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हो, इफ line 1 will be perpendicular to line 2। अब मैं ये बात कर रहा हूं एक दूसरे के रेफरेंस से, लाइन 1 और लाइन 2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। मैं ये नहीं बात कर रहा हूं कि लाइन 1 या लाइन 2 जो है वो वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, एक दूसरे के रेफरेंस से। याद रहे कि आप जो स्लोप कैलकुलेट करते हैं वो नॉन वर्टिकल लाइन की होती है। नॉन वर्टिकल लाइन की क्यों? क्योंकि वर्टिकल लाइन की स्लोप होती है अनडिफाइंड। अब ये दोनों लाइंस नॉन वर्टिकल है, यानी इन दोनों में से कोई भी लाइन एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर नहीं है, इन दोनों लाइंस की स्लोप्स डिफाइंड है। ये दोनों लाइंस अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी तो इन दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। स्टूडेंट्स, ये मैं आपको अभी फैक्ट बता रहा हूं, इसको ड्राइव नहीं कर रहा हूं, इसको ड्राइव हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 के साथ। लेकिन हमारी तरतीब, हमारी बुक की तरतीब कुछ इस तरह से है कि हमें इस फैक्ट की अभी जरूरत है एक्सरसाइज 4.1 के अंदर। सो मैं डायरेक्ट ये लिखने जा रहा हूं, then m1 मल्टीप्लाइड विद m2 विल बी इक्वल टू -1। दोनों की स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के इक्वल होगा। याद रहे कि दोनों की स्लोप्स डिफाइंड होनी चाहिए, दोनों लाइंस जो हैं ये ऐसी ना हो कि ये एक्स एक्सिस के लिहाज से परपेंडिकुलर हो। स्टूडेंट्स, इसको हम एक और तरह से भी कह सकते हैं, m1 इज इक्वल टू -1 ओवर m2 और m2 इज इक्वल टू -1 ओवर m1। हम ये भी कह सकते हैं कि एक स्लोप दूसरी स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल हो, एक स्लोप दूसरी स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल हो। फर्ज करें, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, अगर एक स्लोप है 2 और दूसरी स्लोप है -1/2, तो 2 का नेगेटिव रेसिप्रोकल है 1/2, 2 का नेगेटिव रेसिप्रोकल है 1/2। ये जिन दो लाइंस की स्लोप्स हैं वो दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगी। अगर आप इन दो स्लोप्स को प्रोडक्ट कर दें तो आपके पास आंसर आएगा -1। स्टूडेंट्स, हमने काफी लंबी डिस्कशन की इंक्लिनेशन ऑफ लाइन और स्लोप ऑफ लाइन के हवाले से। इसके कंसेप्ट्स को अच्छी तरह याद कीजिएगा, खासतौर पर वो पॉइंट्स जो मैंने आपको शुरू में बताए थे कि अगर आपका इंक्लिनेशन 0 हो तो स्लोप 0 होगी, अगर इंक्लिनेशन एक्यूट हो तो स्लोप पॉजिटिव होगी, अगर इंक्लिनेशन 90 डिग्रीज हो तो स्लोप अनडिफाइंड होगी और अगर इंक्लिनेशन ऑब्ट्यूज हो तो स्लोप नेगेटिव होगी। ये स्टूडेंट्स आपके काम आएंगे एमसीक्यूज के अंदर। इसके अलावा मैंने आपको कुछ यूजेज भी बता दिया इसका, स्लोप और इंक्लिनेशन के कंसेप्ट का। यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।